गुड मॉर्निंग। ये क्लास है खास तौर पर कक्षा 10 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो यानी कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाए। तो जब नहीं कर पाए तो उन्हें न सिलेबस का पता है कि सिलेबस क्या है, और उन्हें ये भी क्योंकि वो परेशान है क्योंकि पेपर आ गया है। तो जब बोर्ड का पेपर नज़दीक आ गया है तो वो परेशानी इसलिए है कि उन्हें कुछ पता भी नहीं कि सिलेबस क्या है, कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम बता रहे हैं कि जो पॉइंट बता रहे हैं आप उसको भी अगर याद कर जाते हैं, यानी कि उसे पढ़ कर जाते हैं, तो बोर्ड के एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला पेपर हमारा हिंदी का होता है, तो पहला पेपर मेरा क्या होता है, हिंदी का होता है। तो हिंदी जो मेरा है, तो हिंदी में कुछ पॉइंट है कि उसे याद कर लेंगे तो वही हमारे पेपर में, जिससे कि हिंदी में क्या होता है, 2-3 चीज़ है। देखिए, जीवन परिचय 4 नंबर का आता है, तो जीवन परिचय हमें आना चाहिए। तो जीवन परिचय अगर हमें याद करना है तो वो छठो, यानी कि छठो पद में है, तो पद में ज़्यादा है, छठो गद में है, तो पद में मान लेते हैं 10 हैं। तो क्या करते हैं कि कुछ हमको सब याद नहीं करने की जरूरत है, यानी कि बस कुछ याद करने की है। तो अगर गद में हमको किसी का जीवन परिचय याद करना है, अगर जीवन परिचय किसी को याद करना है, गद में जीवन परिचय याद करना है हमें, किसमें, तो गद्य में। अगर हमें गद्य में जीवन परिचय याद करना है तो किसका याद कर लेते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लिया जाए। जयशंकर प्रसाद का याद कर लिया जाए, जयशंकर प्रसाद का। और एक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अगर हमको इन तीनों लोग का अगर जो जीवन परिचय है तो बोर्ड के एग्जाम में एक जरूर देगा, 100% है कि बोर्ड के एग्जाम में एक जरूर देगा, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दे, चाहे जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यानी कि देखिए, जीवन परिचय लिखना बहुत आसान था, कुछ नहीं आपको लिखना था, क्योंकि देखिए इनका क्या लिखना है, आपको जन्म याद कर लीजिए और मृत्यु याद कर लीजिए, और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, ये जन्म स्थान याद कर लीजिए, और क्या याद कर लीजिए, इनकी रचनाएँ याद कर लीजिए, रचनाएँ, बस। और आपको कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए आप कुछ भी अगर पढ़ते इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो एक बार तो जरूरी पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या क्या याद होना चाहिए, मेन पॉइंट, तो उनका जन्म याद होना चाहिए और मृत्यु, जन्म स्थान और उनकी रचनाएं, क्योंकि रचनाएं पर भी हमको 1 नंबर मिलता है। तो जीवन परिचय 3 नंबर का देता है, या तो 4 नंबर का भी देता है, और 1 नंबर या 2 नंबर के लिए रचना देता है, रचना के लिए 1 नंबर ही देता है। तो हमें बस ये याद करना है, जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान, रचना, इन तीनों लोग का अगर हमें इतना भी याद कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, 4 नंबर तो क्लियर हो गया, यानी कि 4 नंबर ये फिक्स हो गया। अगर हमें पद में से याद करना है, तो पद में अगर हमें याद करना है तो पद में हमारे क्या है, सूरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है, सूरदास है, तुलसीदास है, और क्या है, रहीम है, मीराबाई भी है, मीराबाई। अगर हम इन चारों में से क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, इन चारों में से याद कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, ये भी 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ये भी मेरा 4 नंबर। इनके में की भी क्या है, इनका जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान और रचना, इनकी भी याद करना है, तो इनको भी, इसको भी याद कर लीजिए। तो आपका जीवन परिचय यानी कि 4 नंबर ये, 4 नंबर ये, 8 नंबर हो गया। और देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए इनकी कहानी एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहानी से जो पद्यांश होते हैं, देखिए पद दे देगा चाहे गद्य दे देगा, तो गद्य देगा क्या, संदर्भ सहित व्याख्या करना है, तो संदर्भ सहित व्याख्या देगा, तो ये भी आपको लिखना होगा। देखिए, संदर्भ सहित व्याख्या, और पद में भी यही होता है कि गद्य में भी देगा तो पद में भी देगा। तो आपको क्या करना है, सूरदास में से देता है तो तुलसीदास में से। सूरदास देखिए कृष्ण जी के भक्त थे सूरदास जी, तो सूरदास जी तो कृष्ण जी के जब भी बात आएगी तो आप सूरदास के लिख दीजिएगा। और राम जी के बारे में, यानी कि आप पूरी किताब में राम जी के बारे में कौन वर्णन किया, तो तुलसीदास जी, तो तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं, तो इसलिए राम जी हैं तो आप जान जाइए कि तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। और कृष्ण जी के बारे में आएगा तो सूरदास ने, देखिए सूरदास जी जो आपकी किताब में है, तो सूरदास जी ने लिखा जो है, तो वो क्या लिखे हैं कि बस कृष्ण जी के जो छोटे, जो कि बचपन से लेके बड़े तक की बातें की गई है। बड़े की बात नहीं है, जो बचपन में जो घटनाएं की हैं वो सब है। जैसे कि पहला पद में आपका दिया होगा, सूरदास के पहला पद में दिया है कि जिस पर जाके कृपा कि भगवान का जिस पर कृपा होता है तो क्या होता है कि लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ जाता है, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, तो यानी कि जाके कृपा बंगु हुई, अंधो बहरे सुने, ये सब है। तो ये सूरदास जी का है। तुलसीदास जी का और अगला वाला पॉइंट में है कि वो कृष्ण जी कहते हैं मैया से कि मैया मैं भी गैया चराऊंगा, तो दूसरा पद में ये कहते हैं, तीसरा पद में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैया मैं गैया नहीं चराओगे। तो यानी कि ये सब चीज़ें आपको याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, बस पढ़ना है। तो ये जीवन परिचय आपका 4 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर हो गया। एक बार इनकी कहानी का पढ़ लेंगे, इनकी कहानी
कहानी पढ़ लेंगे, इनकी कहानी पढ़ लेंगे एक बार, इनके तो ये आपको एक हो जाएगा कि क्या करना है, कैसे गद्य और पद देता है। तो संदर्भ से व्याख्या लिखना होता है। तो संदर्भ आपको 2 नंबर दे देता है। संदर्भ जब जानेंगे तब ना कि किसकी रचना है और ये मान लीजिए किस पाठ से लिया गया, तो ये संदर्भ, तो कम से कम इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्या करिए, आप क्या करिए, एक श्लोक याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा? श्लोक। श्लोक क्या कि देखिए, श्लोक याद कीजिएगा तो 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 आता है श्लोक। तो एक मान लीजिए पेपर में दे दिया, तो अब उस पेपर में दिया हो तो श्लोक मान नहीं होता है, इसलिए आप कम से कम क्या करिए 2 श्लोक लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको भी ये नंबर दिला देगा। अगला क्या है, जैसे कि श्लोक हो गया तो आपका क्या, संस्कृत में देखिए, संस्कृत में श्लोक तो होगा। वाराणसी जो पाठ है, वाराणसी वाला जो पाठ है, वाराणसी और चंद्रशेखर है, वाराणसी और चंद्रशेखर, वाराणसी और चंद्रशेखर, ये दोनों पाठ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों पाठ से क्वेश्चन आंसर जरूर देता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर वाराणसी और चंद्रशेखर से 100% है कि वाराणसी और चंद्रशेखर से देगा तो देगा ही। अगला याद कर लीजिएगा, आप क्या करिएगा कि अगर हम लोग ग्रामर में आते हैं, ग्रामर में अगर हमको व्याकरण में, यानी कि व्याकरण में हमसे पूछता है, तो व्याकरण में हम क्या कहते हैं, व्याकरण में देखिए क्या कह देता है, अलंकार देगा। तो अलंकार आपको क्या देगा जानते हैं, ये वाराणसी और चंद्रशेखर हो गए, ये तो 100 देगा, एकदम फिक्स है कि वाराणसी और चंद्रशेखर में से क्वेश्चन आंसर देता है। एक आपको देगा कि संस्कृत में सुभाषितानी होता है, तो उसमें से क्या करेगा, 2 पैराग्राफ मतलब 2 लाइन का दे देगा संस्कृत में शब्द, उसको देगा कि इसका संदर्भ से व्याख्या करना है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना आपके पास अब समय नहीं बचा है कि आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें पढ़कर यानी कि नंबर को, अच्छे नंबर को कलेक्ट किया जा सकता है। यानी जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर, जो कि एग्जामिनर बनाता है, कहाँ से बनाता है, ये हमें जानकारी चाहिए। तो ये मान लीजिए अगर इतना हम किताब में से, यानी कि जो किताब देखिए 35 नंबर किताब से आता है, 35 नंबर ग्रामर से आता है। तो देखिए 10 नंबर का तो आपका होगा कि ऑप्टिकल क्वेश्चन देता है, कि जो कि आपको याद होना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे तब उसको आता है। तो इतना हमारे पास समय नहीं कि हम उससे पढ़ेंगे, तो इसलिए जीवन परिचय से हम नंबर लेते हैं 4 4 8 नंबर ये हो गया। 6 नंबर का आता है कि गद्य और पद, यानी कि संदर्भ से व्याख्या 6 नंबर का गद्य में आएगा, 6 नंबर का पद में, 6 6 12 8 20 नंबर ये हो गया। एक श्लोक आता है, 2 या 3 नंबर का श्लोक आता है, तो 20 3 30 नंबर हो गया। ये 3 नंबर का आता है क्वेश्चन, ऐसे 3 नंबर 3 ठो क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का देता है, तो 3 दूना का 6 नंबर, तो 22 6 28 नंबर। एक आपको क्या करेंगे कि इसी तरह से आपको संस्कृत में दे देगा, चाहे किताब में ही देगा, तो कम से कम 35 नंबर ये जोड़ कर देता है। तो 35 नंबर, ये 35 में अगर इसमें आप 30 नंबर भी पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अगला देखते हैं ग्रामर में क्या कहता है। ग्रामर जो होता है, ग्रामर में भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो बता देते हैं कि क्या क्या ग्रामर में आता है। अगला मेरा ग्रामर है, हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर से भी 35 नंबर की जाता है, लेकिन कौन कौन सा आता है ये हमें जानना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए हिंदी ग्रामर में आपको क्या याद कर लीजिए, वही आएगा पेपर में। देखिए जैसे अलंकार देता है, अलंकार देगा, तो हिंदी ग्रामर में जब अलंकार देगा तो अलंकार में क्या देगा, तो देखिए अलंकार में आपको क्या देगा, या तो उपमा देगा, उपमा अलंकार देगा, या तो रूपक अलंकार देगा, या तो उत्प्रेक्षा अलंकार देगा। उपमा देगा, या तो रूपक देगा, या तो उत्प्रेक्षा अलंकार देगा। ये तीनों अलंकार देता है, यानी कि इन तीनों में से अगर 2 आपको याद होगा, क्योंकि देखिए 2 देता है, कहेगा या तो उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या देगा रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या उपमा उत्प्रेक्षा दे देगा, चाहे उत्प्रेक्षा रूपक दे देगा, कुछ दे देगा। तो यानी कि 2 एक ही लिखना होता है, लेकिन 2 देता है। तो आप कम से कम इसमें 2 याद कर लेंगे तो आपका एक एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ईजी भी। तो जैसे उपमा का पूछेगा, तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में, यानी कि जब जहाँ पर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तुलना की जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उपमा अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर एक वस्तु को क्या किया जाता है, मानना नहीं जाता, दूसरी वस्तु एकदम कह दिया जाता है, यानी कि नहीं ये चीज़ नहीं है, यही है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, जनू जानू जानू हूँ, मनु मानू मानू सब लगा होता है, तो क्या करते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार कह देते हैं, लगा होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, क्योंकि सिंपल ही होता है। तो उपमा के जैसे, उपमा के नहीं समझ में रहा, तो उपमा क्या होगा, उपमा के जैसे 2 दोस्त हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं हम हैं, नहीं हम हैं, तो यानी कि वो क्या करें, तुलना करें, अपने में बहस कर रहे हैं। तो जहाँ पर बहस हो रही है तो समझ लेते हैं कि उपमा अलंकार है। तो जैसे एक एग्जांपल है कि पीपर पात सरिसमन डोला, यानी कि जब हमारा जब पीपर का पत्ता डोलता है, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो पीपर का पत्ता जैसे डोल जाता है, उसी तरह हमारा मन होता है कि कुछ भी थोड़ी सी कंडीशन होने पर मन भटक जाता है। यानी कि मन की तुलना किससे की गई है, तो पीपर के पत्ते से। तो यहाँ पर होगा पीपर पात सरिसमन डोला। इसमें सासी से भी लगा रहता है, क्योंकि तुलना करना है तो लगता ही। जिससे मुख चंद्रमा सा है, तो यानी कि मुख्य जो हमारा चेहरा है उसी किससे की गई है, तो चंद्रमा से क्या की गई, तुलना की गई।
रूपक जो अलंकार होता है, रूपक अलंकार में माना नहीं जाता है, समानता नहीं की जाती, न तुलना की जाती है, डायरेक्ट उसी को मान लिया जाता है। जैसे कि झगड़ा हो रहा है तो दो दोस्तों में, तो कह लिया कि चल भाई तू जीत गिले, तो कह देते हैं ना तू जीत गिले, तो जब जीत गिले तो अब यहाँ पर तुलना नहीं हो रहा है, मान लिया गया कि ठीक है हम हार गए तू जीत गिले। तो जब ये हो गया तो रूपक अलंकार, जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो जैसे भगवान का जो चरण है ना वो कमल ही है, कमल का समान नहीं है, कमल ही है। और उत्प्रेक्षा अलंकार होता है तो ये क्या होता है कि मानो सुरवारी डारी है वारी मध्य बिन, इसमें जनु जानू जानहो और मनु मानु मानहो शब्द लगा ही रहता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये सिंपल होता है। और अगला जो होता है मेरा रस जो आता है, जहाँ से रस कहा जाए रस, तो रस में दो ही रस आता है, एक होता है करुण रस होता है और एक होता है हास्य रस। एक होता है करुण रस और दूसरा होता है हास्य रस। देखिए इसमें क्या होता है, इसे भी बहुत सिंपल होता है। करुण रस का कुछ भी लिखना होगा तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रस का स्थायी भाव लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का होता है हंसना, या हास्य भी कह सकते हैं या हंसना भी कह सकते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, रस क्या होता है, तो करुण रस याद देगा या तो हास्य से एक ही लिखना होता है, जो भी लिखना होगा। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और लिख देंगे कि जहाँ पर भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से कौन से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो ये हमारा करुण रस का परिभाषा। और हास्य रस का लिखना होता है किसी भी काव्य में भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का मिलने से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो अगर देखिए करुण रस में एग्जाम्पल लिखना होगा तो क्या होता है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुमको देखी सीता मृगनयनी। जैसे कि इसका अर्थ क्या होता है कि राम जी जब सीता जी को रावण लेकर चला जाता है तो राम जी वन में जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे होते हैं उनसे पूछता है कि तुमने मेरी सीता को देखा, यानी कि शोक है, यानी कि विलाप कर रहे हैं। तो उसमें और हास्य रस में जैसे कि है किसी भी वस्तु को देखकर हमें हंसी है, जैसे कि हाथी जैसा दे, गंडे जैसी चाल, खरबूजे जैसे खोपड़ी या तरबूजे जैसे गाल जैसे होता है ना, तो ये हमको ये सब वर्ड सुनकर क्या होता है, हंसी आता है, तो वहाँ पर हास्य रस हो जाता है। और करुण रस, और जैसे छंद हो गया तो छंद में आपको क्या याद करना है, तो छंद में क्या याद करना है, तो आप रोला याद कर लीजिएगा, सोरठा याद कर लीजिएगा और दोहा याद कर लीजिएगा। 4 ठो आपको छंद याद करना है, दोहा और चौपाई, यानी कि ये 4 छंद आपको याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए 2 ही देता है, रोला और सोठा देगा या दोहा चौपाई देगा, तो कोई किसी 2 को याद कर लेंगे तो आपको का काम हो जाएगा, किसी को भी 2 का याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या होता है, एक क्या आता है हमको निबंध, देखिए एक ये लिखना है, तुमुल खंड लिखना होता है। क्या लिखना होता है, तुमुल खंड। ये तुमुल खंड किस पर लिखना होता है, तो तुमुल खंड हमें किस लिखना होगा, मेघनाथ और लक्ष्मण जी के युद्ध के बारे में। मेघनाथ और क्या है, लक्ष्मण जी का, मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो उसके बारे में हमको लिखना है। तो ये कहानी देखिए रामायण हम लोगों ने बहुत देखा है, आप लोग भी देखे होंगे। तो जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का जो युद्ध का वर्णन है वही हमें लिखना है। देखिए उस तुमुल खंड में कई ठो दिया होता है, लेकिन हमें उसमें कई ठो दिया था, लेकिन हमें उसमें क्या लिखना होता है, तुमुल खंड में क्या लिखना है, मेघनाथ और लक्ष्मण जी के, क्योंकि उसमें लिखा होगा कि वाराणसी के लिए ये तुमुल खंड है। तो आप किसके बारे में लिखेंगे, मेघनाथ और लक्ष्मण जी के ही बारे में लिखिएगा। अगला पॉइंट हो गया मेरा क्या होता है, निबंध। निबंध देखिए, निबंध 10 नंबर का आता है। तो निबंध बहुत है, देखिए निबंध में बहुत कुछ है नहीं। निबंध में क्या है, आपको पर्यावरण पे याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार क्योंकि भैया हमको पर्यावरण से बचाव करना है किसी भी तरह, तो इसलिए वो पर्यावरण पर ज़्यादा विशेष दिया जाता है। पर्यावरण हो गया। और क्या, कंप्यूटर के देखिए इस समय कंप्यूटर की बहुत डिमांड है, तो इसलिए कंप्यूटर पर दे देता है। कभी कभी प्रसिद्ध कवि दे देता है, प्रसिद्ध त्यौहार देता है, प्रसिद्ध कवि दे देगा। विज्ञान दे देता है, विज्ञान का वरदान, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप ये दे देता है। तो हम क्या करते हैं, चाहे ये याद कर ले, चाहे ये याद कर ले, कुछ ही को भी देखिए, क्योंकि निबंध ये अपने माइंड के ऊपर होता है कि कैसे लिखेंगे। क्योंकि देखिए निबंध लिखने का तरीका होता है, क्योंकि एग्जामिनर नंबर काटता है, आपको नंबर लेना है, तो आप कैसे नंबर लेंगे, यानी कि एग्जामिनर को आप इतना बता दीजिए कि नहीं मुझे कुछ आता है, यानी कि मैं भी कुछ हूँ। तो कैसे बताएं, जैसे निबंध लिखना होता है तो सबसे पहले हेडिंग 5 हेडिंग डाल दीजिएगा, 4-5 हेडिंग डालना चाहिए कम से कम। तो जो मेरा पहला हेडिंग होता है वो क्या डालेंगे, तो रूपरेखा डालेंगे। रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, तो रूपरेखा में जितने भी प्रस्ताव हम नीचे में हेडिंग डालेंगे अंदर, वही रूपरेखा में तैयार करते हैं। अगला जब हेडिंग हमको डालना होगा तो क्या डालेंगे, प्रस्तावना, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। रूपरेखा के बाद प्रस्तावना। और प्रस्तावना मान लीजिए पर्यावरण पर लिखना है तो पर्यावरण से लाभ, फिर दूसरा तीसरा अगला पर्यावरण से हानि, फिर पर्यावरण कैसे बचाव करेंगे। और जब लास्ट में हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे, यानी कि मेरा सबसे लास्ट वाला क्या पॉइंट होगा, तो लास्ट वाला पॉइंट मेरा उपसंहार होगा। देखिए शुरुआत में प्रस्तावना लिखा जाता है और लास्ट में उपसंहार। जब आप इस तरह से लिखें, जैसे रूपरेखा, प्रस्तावना, विज्ञान से लाभ, विज्ञान से हानि और विज्ञान का दैनिक जीवन में क्या का उपयोग करें, और लास्ट में उपसंहार, तो एग्जामिनर सबको समझ में आएगा कि नहीं ये पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा तेज है, तो इससे अच्छा नंबर दिया जाए।
तो ये हो गया निबंध हो गया। इसमें और देखिए क्या क्या देता है कि निबंध हो गया, आपका प्रत्यय देता है, उपसर्ग देता है। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, 2 नंबर 3 नंबर का देता है। तो उपसर्ग में आपको क्या देगा कि उपसर्ग जब देगा तो कहेगा कि उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग देखिए इसे बहुत सिंपल होता है, उपसर्ग एक देगा और क्या देगा, प्रत्यय देगा, उपसर्ग देगा और प्रत्यय देगा। तो उप देखिए पहले उ आता है कि प आता है, तो हम जानते हैं कि पहले उ आता है, तो उ पहले आता है तो इसलिए ई क्या लगता है, आगे लगता है, किसी भी शब्द के ई आगे लगता है। और जो प प्रत्यय प पीछे आता है तो इसलिए प्रत्यय क्या लगता है, तो पीछे लगता है। तो जब कि उपसर्ग देगा तो उपसर्ग में हम आगे जोड़कर, जैसे कि कह देगा कि आज आ उपसर्ग दिया है और इसे जोड़कर क्या करना है, तुम्हें शब्द बनाना है। तो आज जोड़ क्या क्या बना सकते हैं, तो आज जोड़कर आहार बना सकते हैं। देखिए हार जो शब्द आ हो गया तो आर में हार जोड़ दिए तो क्या हो गया, आहार, आहार माने हो गया भोजन हो गया। इसी तरह से आयो क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग क्या होता है कि मेरा आगे लगता है और प्रत्यय क्या होता है, ये पीछे लगता है। तो ये भी हमको 2 नंबर का देता है, तो ये भी हमको आना चाहिए। और अगला जैसे पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या देता है, जैसे मुहावरा देता है। तो मुहावरा तो ये तो कंफर्म नहीं है कि मुहावरा यही देगा कि ये देगा, कुछ भी दे सकता है। विलोम भी आपको याद होना चाहिए, पर्यायवाची भी याद होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो कंफर्म नहीं है कि कौन सा देगा, क्योंकि बहुते होते हैं तब कुछ भी दे सकता है। लेकिन जो ये पॉइंट है, अलंकार जैसे होगा ये 100% देगा, रस हो गया ये 100% देगा, छंद हो गया ये भी 100% देगा, तो मूलखंड 100% देगा, निबंध है कि यही देगा, उपसर्ग प्रत्यय है कि तो ये भी देगा। और देखिए समास जैसे होगा, समास में आपको 2 समास याद करना है, समास में ज्यादा नहीं याद करना है। एक समास याद कर लीजिए द्वंद्व समास, और दूसरा याद कर लीजिए द्विगु समास। पहला समास याद कर लीजिए द्वंद्व समास, और दूसरा क्या कर लीजिए द्विगु। द्वंद्व किसे कहते हैं, तो द्वंद्व और द्विगु देखिए हम क्या कहते हैं, कंफ्यूजन बहुत हो जाते हैं। ये 2 समास है, तो ये दोनों देगा। द्वंद्व में क्या होता है कि इनमें क्या होता है, एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी कि जैसे कि राजा रानी, खाना पीना, दाना पानी, माता पिता, भाई बहन, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। इनके बीच में क्या लगा होता है कि डैश लगा होता है। और जब इनका समास विग्रह करते हैं तो और लगा देते हैं, या तथा लगा देते हैं, या एवं लगा देते हैं, कुछ भी कहकर अत्यधिक और लगाते हैं। तो जैसे माता पिता दे दिया, कह दिया कि माता पिता का कौन सा समास है और इसका समास विग्रह करना है। तो जब इसको हमको करना होगा तो हम जान जाएंगे कि डैश लगा और एक दूसरे का विलोम है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। और जब इसका समास विग्रह करने के लिए कहेगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माता और पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माता और पिता हो जाएगा, पिता। तो एकदम सिंपल होता है द्वंद्व समास। और द्विगु समास देखिए कभी क्या होता है, द्विगु में जब हम गिनती करते हैं तो जैसे 1 2 कहते हैं ना द्विगु, तो उसमें 2 को कह सकते हैं द्विगु, यानी कि इसमें संख्या लगाता है। तो जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं वो कौन से समास होते हैं, तो द्विगु समास होते हैं। संख्यावाची शब्द जो मेरे होते हैं वो क्या होते हैं, द्विगु समास। जैसे कि त्रिकोण, यानी कि उसमें कितने कोण है, तो 3 कोण है। चौराहा कितने राह है, तो 4 को राह है। त्रिभुज कितनी भुजाएं हैं, तो 3। चतुर्भुज कितनी भुजाएं हैं, तो 4। पंचवटी कितने वट है, तो 5। तो इस तरह से जब देगा तो यानी कि संख्यावाची जब देगा तो द्विगु हो जाएगा, क्योंकि हम गिनती में जानते हैं कि 1 2 को कहते हैं ना, तो द्विगु, तो द्विगु यानी कि उसमें संख्या लगा रहेगा तो द्विगु समास होगा। ऐसा जब और लगा रहेगा यानी कि एक दूसरे के विलोम लगा होता है द्वंद्व समास। ये 2 नंबर का 3 नंबर पूछता है। संधि में देखिए आपका पास संधि कौन सा है, यड़ संधि है। यड़ संधि देगा आपको। यड़ संधि क्या होता है, इसमें आधा मात्र जो लगा है, जैसे आधा त लगा रहेगा, चाहे आधा स लगा रहेगा, चाहे आधा व लगा रहेगा, यानी कि जरूर आधा वाला मात्रा लगा ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यड़ संधि। एक ही संधि आपका देता है यड़ संधि। तो जैसे ये मान लेते हैं 2 नंबर का ये हमारा दे दिया, 2 नंबर का ये दे दिया, 2 2 4 नंबर ये देता है 2 नंबर का, 6 नंबर ये 2 नंबर का, 8 नंबर ये मेरा 2 नंबर का, 10 नंबर तो मूलखंड देता है 5 नंबर का, तो 10 5 15, निबंध 10 नंबर का, 15 10 25, उपसर्ग और प्रत्यय देता है 2 नंबर का, 25 2 27। इसी तरह से 2 ठो मुहावरा आपको देगा, 2 ठो क्या देगा कि विलोम देगा। तो करके इस तरह से 35 नंबर का ग्रामर करता है। तो ग्रामर भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका शब्द धातु रूप देता है, शब्द रूप देता है, और क्या करता है धातु रूप शब्द रूप भी देता है। तो ये सब क्या हो गया कि हमारा क्या क्या होता है, ये हिंदी का। तो अगर हम हिंदी में इतना भी अगर क्लियर कर लेते हैं, यानी कि इतना भी अगर पढ़ कर जाते हैं, तो इसमें से ही इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर यही पेपर बनाता है। और इतना तो कम से कम पढ़ लीजिए। और आपके जितने भी दोस्त होंगे कि आपको लग रहा है कि ये मेरा दोस्त नहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो आप उसे प्लीज ये वीडियो भेजिए और उसे कहिए कि इस पर देखिए सभी बताएंगे। फिजिक्स में क्या, जैसे साइंस में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, मैथ
में क्या है, यानी कि ये सब बता देंगे इस पर। तो ये हिंदी का है, तो हिंदी वाले जितने भी हैं, तो क्योंकि देखिए पहले कहा जाता था कि अगर हिंदी में कोई बच्चा फेल हुआ तो सब में फेल हो गया, उसको मान लिया जाता था कि हिंदी में फेल तो सब में फेल। तो लेकिन अब अभी भी है, और हिंदी बहुत आसान है, हिंदी जैसा आसान कोई भी पेपर नहीं होता है। तो हमें हिंदी में तो पास होना चाहिए कम से कम, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। यही तो नियम है कि हिंदी में अगर लड़का फेल हो गया तो उसे सब में फेल कर दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि हिंदी मातृभाषा और वो अपनी मातृभाषा में फेल हो जा रहा है। तो लेकिन ऐसी बात नहीं, क्योंकि हिंदी बहुत आसान था। बस इतना भी अगर आप चैप्टर क्लियर कर लेते हैं ना, तो आप 100% है कि 80+ ही आपका नंबर हिंदी में आएगा, 80+ आपका हिंदी में आएगा। तो आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और उनको जरूर भेजिए जो कि आपको लग रहा है कि वो नहीं पढ़े हैं। तो ये उम्मीद है कि बहुत अच्छा सेशन आपको लगा होगा। तो धन्यवाद आज के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।